नमस्कार। तो अब की बार 400 पार इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। एक ऐसा नारा जिसके बाद माना जा रहा था कि वो विपक्षी दलों के मनोबल को तोड़ने के लिए और जनता में यह आत्मविश्वास भरने के लिए लगाया गया था कि अब की बार तो फिर से वो बहुत आसानी से एक तरफा लड़ाई में जीत जाएंगे, क्योंकि अब की बार वो 400 पार कह रहे हैं। कुल सीटें 543। अगर वो 400 पार ले आ रहे हैं और वो ये बात नारे की तरह कह रहे हैं, तो ये कोई सामान्य बात तो होगी नहीं और ये होने वाला है। वो 400 जीत रहे हैं। चुनावी मिशन यहां से शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह और योगी जैसे तमाम नेताओं के साथ। और किसी नेता पर तो अब बीजेपी वाले खुद ही बात नहीं करते, तो बाकी लोगों को छोड़िए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केवल 1.5 चरण का वोटिंग हुई थी। 1.5 चरण कह रहा हूं ना, दूसरे चरण के वोटिंग के समय के पहले ही वह मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तो यह नारा गायब हो गया। अब वो खुद ही नहीं कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसकी क्या वजह है? मैं ये देख रहा हूं कि इसकी एक वजह है, एक मुद्दा है, एक बात है जो जनता तक चली गई कि अब की बार 400 पार क्यों कह रहे हैं ये। और जनता इस बात को समझ गई और उन्होंने ठीक ठाक यह बात गौर कर ली कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार। विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव जी ने ये स्लोगन बहुत पहले लगाया था। जब बीजेपी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, तो इन्होंने कहा था अब की बार 400 हार। और ऐसा लग रहा है कि यही बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और यह सच साबित होती हुई देख करके बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी और अब की बार अब 400 पार के नारे बंद कर दिए। तो वो कौन सा मुद्दा है जिसने बीजेपी के नारे को बंद करवा दिया या उतने शोर से नहीं सुनाई दे रहा है? वो मुद्दा है संविधान और आरक्षण का। वो मुद्दा है संविधान के बदले जाने की बात और आरक्षण के खत्म कर दिए जाने की बात से। आप कहेंगे कि आरक्षण से पूरे देश का क्या मतलब? नहीं साहब, आज की तारीख में पहला भ्रम तो आप छोड़ दीजिए कि देश का कोई एक नागरिक भी ऐसा है जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। टोटल पॉपुलेशन कवर्ड है आरक्षण से। इसलिए आजकल चुटकुले वुटकुले बंद हो गए हैं। आजकल कोई मजाक बैसाखी नहीं बनाता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी आ गया है ना। तो आज देश का एक भी नागरिक ऐसा नहीं है जो आरक्षण का लाभार्थी नहीं है। तो इसलिए अब चुटकुले बंद हो गए। लेकिन जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम उस वर्ग के लिए आरक्षण के ध्यान में रखते हुए अपने विश्लेषण में उसका जिक्र कर रहे हैं जिस वर्ग के लिए आरक्षण सब कुछ रहा, भले ही उस पर अपमान किया गया। ये देश ऐसा है जिसने जब जातियां देख करके मंदिर में घुसने से रोका, पानी पीने से रोका, मूछ रखने से रोका, पढ़ने से रोका, बिजनेस व्यापार करने से रोका, मुख्य मार्ग पर चलने से रोका, बस्ती बनाने से रोका, किस दिशा में कौन रहेगा, गांव के ढांचे वैसे बनाए, काम बांट दिया, काम के नाम पर पहचान बांट दी। और ये देश हजारों साल से इसको जी रहा है। और जब उस पूरे तबके को, जो कि शासक वर्ग रहा, जिसको जब भी मौका मिला उसने अपने हुनर को दिखाया, इस देश के 90% आवाम कभी वर्ण व्यवस्था बनाकर जबरदस्ती उन्हें शूद्र बनाने की साजिश हो, अछूत बनाने की मंशा हो, या संसाधनों को कब्जा कर लेने का, उनके हिस्से का हक छीन लेने का पिछले 100 साल का इतिहास हो। तो ये हजारों साल से लेकर के 100 साल के इतिहास में ये एकमात्र देश ऐसा है जिसने जाति के नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी को अपने देश वंचित, शोषित किया है। साजिशन वो थी नहीं। इसलिए आरक्षण उस पूरे समुदाय के लिए
एक ऐसी चीज है जिसने उन्हें वापस सम्मान और सम्मान के साथ अधिकार यह सुनिश्चित किया। इसकी लड़ाई हजारों साल की है। तथागत बुद्ध से शुरू होकर के कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, गुरु नानक से लेकर के फूले, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, जगदेव बाबू, बहुत लंबी विरासत है। और उस विरासत को ठोस अगर किसी ने किया तो संविधान ने किया, भारत का संविधान। और संविधान ने यह बात कबूल किया कि हम आरक्षण नहीं देंगे तो इस बहुत बड़े समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार होते चलेगा। और संविधान ने वह अधिकार इस देश के 90% आवाम को दिया। और दुनिया में आज की तारीख में आरक्षण के अलावा दूसरी कोई पॉलिसी नहीं है जिसने सबसे कम वक्त में सबसे बड़े समुदाय की, बहुत बड़ी आबादी की रोजमर्रा की जिंदगी को आमूल चूल ढंग से बदल कर रख दिया। इसकी कोई काट पूरी दुनिया में नहीं है। और अगर यह भ्रम आपको कहीं हो कि केवल भारत में आरक्षण लागू है, एक तो भारत में केवल जाति के नाम पर आरक्षण नहीं है, वो अलग अलग तरह के कई सारे आरक्षण लागू हैं। कभी शारीरिक अक्षमता सक्षमता के आधार पर है, कभी पूर्व सैनिकों के आधार पर है, स्वतंत्रता सेनानियों के आधार पर है, बहुत तरह के आरक्षण है, क्षेत्र के आधार पर है। कई राज्य अपने राज्यों का आरक्षण देते हैं, कई जगह पर कई तरह का आरक्षण है, इसलिए आरक्षण, लेकिन चुटकुला मजाक। और जब आरक्षण खत्म किए जाने की बात इस चुनाव में लोगों तक पहुंची तो वह संविधान द्वारा प्रदत्त इस देश के SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण। और अब इस देश की जनता के बीच यह मैसेज चला गया है कि बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है ताकि वो देश के संविधान को बदल दे। और संविधान को बदलने का उसका मूल मकसद यह है कि वो इस देश के SC ST OBC को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण को खत्म कर दे। ये पूरी राय है। पूरा खेल अब यहां आ गया है और बीजेपी इस चाल में बुरी तरह फंस गई है। कैसे? थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जब से ये दबाव आया, मतलब एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। और 400 पार के नारे के साथ जब वो जनता में गए तो उन्हें लगा कि ये तो आत्मविश्वास के साथ जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि मोदी जी अकेले जीत रहे हैं तो फिर तो एक तरफा हम चुनाव जीत जाएंगे। इस पूरी रणनीति के साथ वो 400 पार के नारे देते हैं। और उनके मन के भीतर तो ये बात चल रही थी कि थोड़ा और ताकत उठा लेंगे, जब ताकत जुटा लेंगे तो ये काम कर देंगे। अब जैसे ही ये बात जब विपक्षी दलों के नेता उठाने लगे और विपक्षी दलों के नेताओं ने क्लियर ये बात कहनी शुरू कर दी तो वो सफाई देने लगे। ये पहली हार उनकी बीजेपी की है कि अब बीजेपी अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं, इस देश की जनता के एजेंडे पर है, विपक्षी दलों के नेताओं के एजेंडे पर आ गई। पहले क्या होता था, बीजेपी बार बार हमला करती थी, हिंदू मुसलमान तो सब लोग उसका जवाब देने में लगे। कोशिश इस बार भी बीजेपी ने पहले चढ़ के तुरंत बात शुरू कर दी। पहला ही और प्रिय गेम है बीजेपी का हिंदू मुसलमान, तो शुरू तो वहीं से किया, लेकिन फंस कहां गए? संविधान पर। और जैसे ही संविधान वाली बात लोगों के जहन तक जाने लगी, बीजेपी के बड़े नेता सफाई देने आ गए। अरे नहीं साहब, संविधान बदलना होता तो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बदल देते। अरे हम तो संविधान से चलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई छू नहीं सकता, सफाई देने लगे। तो पहली मनोवैज्ञानिक हार तो बीजेपी की यहां हो गई कि वो आ गई उस एजेंडे पर जो जनता का एजेंडा बन चुका था, जो विपक्षी दलों का एजेंडा बन चुका था। एक तो ये गेम, इसने 400 पार के नारे को बदल दिया। और दूसरी बात, जैसे ही ये बात आई, लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये जो 2 बार मौका मिला इसमें आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है संविधान को कमजोर करने की। एक होता है संवैधानिक संशोधन, जिसकी छूट इस देश का संविधान अपने आप देता है कि अगर समय और परिस्थितियों के बदलाव के बीच में संविधान के भीतर कोई संशोधन करना हो तो उसकी एक प्रक्रिया बनाई गई है। और 100 से ज्यादा संविधान संशोधन इस देश में हो चुके हैं पिछले 70 साल में, 100 से ज्यादा संशोधन। तो संविधान एक गतिशील जीवंत दस्तावेज है, तो आपने उसे बदला नहीं जब बदलना। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपने उसे अंदर से कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
आप उसके कमजोर करने के लिए आपने सरकारी शिक्षा को निजी हाथों में बेच दिया, सरकारी रोजगार खत्म कर दिया लगभग आपने जो है तमाम इलेक्शन कमीशन के निदेशक का नियुक्ति हो या ईडी सीबीआई के लोगों की नियुक्ति हो, उसके प्रावधान इतने चेंज कर दिए कि वो सब कुछ सत्ताधारी दल के हाथ में चला गया। संविधान के भीतर के मूल्यों को ऐसा बदल दिया, चाहे वो कानून का प्रक्रिया हो, तमाम वह कानून हो जिससे लोगों को जेल में डाला जाता है, उसका फायदा उठाकर आप एक पत्रकार, एक प्रोफेसर से लेकर के चुने हुए मुख्यमंत्री तक, सोशल एक्टिविस्ट तक, जाने कितने लोगों को देश की जेलों में भेज चुके हैं। और बाद में कई बार तो लोग बाइज्जत बरी भी हुए, लेकिन संविधान के आधार पर ये सारा काम किया गया। मीडिया को अपने पैसे से खरीद लिया गया। ये तो एक भीतर से कमजोर करना होता है। तो जैसे ये बात आई तो लोगों ने कहा कि भाई ये बात बोली किसने कि संविधान बदल देंगे। दो जगह से आई। पहला, जो भी आरएसएस की विचारधारा को समझता है वो इस बात को बखूबी जानता है कि आरएसएस वह विचार था जो शुरू से संविधान को बदलने के फेवर में, मतलब संविधान को उस तरह से कबूल नहीं करता है। वो इस देश के संविधान को कायदे से कबूल नहीं करता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर के आरएसएस के मन में कोई बहुत स्नेह भाव नहीं रहा, इसलिए उसके भीतर, और लोगों का ये आरोप है, कई बार लोग इस तरह से इस चीज को देखते हैं कि उनके जहन में तो मनुस्मृति होती है और मनुस्मृति को जहन में रख करके वो बंटवारा चाहते हैं, संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहे और बाकी लोग इस कब्जे पर सहयोग करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काम आते रहे। तो मुट्ठी भर लोग 10% और 90% लोग केवल मजदूर रहें, श्रमिक रहें, उपभोक्ता रहें, खरीदार रहें, ताकि यहां से जो कुछ भी चल रहा है उसके आप केवल उपभोक्ता बने रहें। और इस विचार को समझने वाले लोग जानते हैं कि वो देश के संविधान के कितना प्रेम करते हैं। उनके गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट में क्यों लिखा हुआ है कि सब कुछ कैसे चलेगा, और जैसे ये बात पब्लिक डोमेन में आने लगी, आरएसएस प्रमुख को आगे किया गया कि जाइए जरा एक बयान दीजिए। नहीं भाई, हम तो संविधान को मानते हैं, हम आरक्षण को मानते हैं। आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी का वो लोग नहीं चाहते या वो लोग को जरूरत नहीं है, तब तक आरक्षण रहेगा। तो सफाई देने को किसको आना पड़ा? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को आकर के सफाई देते हैं कि नहीं नहीं आरक्षण रहेगा। 2 चरण के बाद उनको काम पर लगाया गया। 2 चरण के बाद उनको यह बात कही गई कि इससे कैसे जनता नाराज हो गई और बीजेपी बुरी तरह घिर गई इस पूरे मसले पे। दूसरी बात, जो बीजेपी की तरफ से हो गया कि उनके कुछ नेताओं ने जो दिल की बात थी, जो अंदर कोर मीटिंग की बात थी, वो सार्वजनिक तौर पर कह दी। जिसमें एक है अनंत हेगड़े, पहले भी बोल चुके थे। अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है। राजस्थान की बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा संविधान बदलना है। अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान में भी सांसद लल्लू हैं, लल्लू जी ने भी कहा संविधान बदलना है। तो ये जो बड़े बड़े माननीय जी हैं बीजेपी की तरफ से, वो खुल करके बोल दिए कि संविधान बदलना है। मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल वो बोल दिए, बाद में पता चला बोरिया बिस्तर लेकर के पता नहीं कहां चले गए, मुंबई। फिर बाद में कहे कि अरे कई चेहरे पे चेहरे लगा लेते हैं लोग। फिर एक ट्वीट किया, अरे नहीं मैं आया हूं प्रचार उचार में लगाऊं, फिर आऊंगा मेरठ। बीजेपी बुरी तरह घिर गई। और आप गौर करेंगे कि आरक्षण बदलने वाली बात जैसे आई, बीजेपी को सफाई भी जुड़ गई, जिसमें नरेंद्र मोदी लोगों को यहां बांटने लगे। उन्हें लगा संविधान बदलने वाली बात तो तेजी से जा रही। तो कर्नाटक वाले मॉडल के जरिए एससी, पहले उन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया कि अरे मंगलसूत्र भी बिक जाएगा, तुम्हारी संपत्ति गई, सब मुसलमानों को। मुसलमान भी नहीं बोला, घुसपैठिया बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोला। जब वो हिंदू मुसलमान नहीं चला तो फिर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर आ गए कि देखो तुम्हारा आरक्षण का हक छीन करके मुसलमानों को देंगे। डियर प्राइम मिनिस्टर को यह पता ही नहीं था कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है। वो मुस्लिम पहचान की वजह से नहीं मिला हुआ है। वो जातियां जो मंडल कमीशन की सिफारिश में 3743 जातियों में लिस्टेड हैं ओबीसी में, उनको मुसलमानों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह कहना शुरू कर दिया कि एससी एसटी ओबीसी तुम्हारा हक ये छीन लेंगे, ताकि डाइवर्ट हो यह आरक्षण और संविधान का मसला मुसलमान पर। लेकिन इस देश का एससी एसटी ओबीसी थोड़ा भी जागरूक है ना, तो वो बाकायदे बीजेपी के इस खेल को भयानक रूप से समझ गया है।
कि साहब आप अब की बार 400 पार का नारा, तो कुछ तो गड़बड़ था जो आप लगा रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? ट्रेलर था वो जो शुरू वाला, वो जो ट्रेलर था, उसके आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? तो ट्रेलर एससी एसटी ओबीसी को समझ में आ गया। लेटरल एंट्री लाया कौन? आपने। लेटरल एंट्री के जरिए 350 लोग अपॉइंट हुए, इसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी है जो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक तक जाएगा। बताइए, लेटरल एंट्री लाने वाले आप। तो डायरेक्ट देश कौन चलाएगा? बिना रिजर्वेशन के ऐसी पोस्ट से आए हुए लोग। तो आरक्षण कौन खत्म किया? आपने। लोग आपसे सवाल पूछने लगे कि सरकारी शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुअली हेफा बनाकर लोन ओरिएंटेड, विदेशी फंडिंग ओरिएंटेड और फीस महंगी करके, फेलोशिप बंद करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेचने वाले कौन? आप। और जैसे शिक्षा, सरकारी शिक्षा बिक रही है, रिजर्वेशन आधा खत्म हो गया। सरकारी नौकरी वैसे ही खत्म हो गई, 1% से कम सरकारी नौकरी बची और निजी क्षेत्र में आरक्षण देते नहीं। तो आरक्षण विरोधी कौन फिर साबित हो गया? बीजेपी। अब एक बात बताइए, आपने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनाया, उसने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी में ओबीसी को 4.81% आरक्षण मिला। तो इस आरक्षण को लूटा कौन? एनसीबीसी ने कहा कि अरे भैया इनको फिर से शिक्षक बनाओ, ये तो हक मार दिया। 18,000 पोस्ट का घोटाला। आज तक आपने उस पर कोई फैसला नहीं दिया। चुने हुए मुख्यमंत्री ने मान लिया था कि गलती हुई थी, एनसीबीसी की कोई कीमत नहीं बची। तो आरक्षण विरोधी कौन साबित हुआ? आप, बीजेपी। और जैसे जैसे ये बात एससी एसटी ओबीसी समझा, तो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक एक भी सजग एससी एसटी ओबीसी ऐसा नहीं है जो यह नहीं जानता है कि संविधान और आरक्षण विरोधी बीजेपी है, आरएसएस है। और इस एक मुद्दे ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। और क्लियर कट अब ये जा रहा है कि ये बीजेपी अब की अगर सरकार में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। ये बीजेपी अगर अब की सरकार में आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी। ये जनता बोल रही है। और जनता के बीच जब ये बात चली गई तो बीजेपी इस एक मुद्दे, आरक्षण और संविधान, क्योंकि संविधान ने ये आरक्षण दिया है, जब संविधान ही बचेगा तो आरक्षण कहां से बचेगा? और आरक्षण इनके निशाने पर है। ये नहीं चाहते कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जाति जनगणना के सवाल को उठा करके अपनी हिस्सेदारी देश में मांगने लगे, नौकरियों में आरक्षण मांगने लगे। और आप गिना रहे थे कि पीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, सांसद विधायक बना दिया, वो तो पहले भी बन रहे थे। और आपके आरक्षण से नहीं बन रहे, वो जनता बनाती है। लेकिन आप जो आरक्षण से बन रहे थे लोग, डीएम, एसपी, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इन जगहों को आपने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपके विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कौन बनेगा? जो आरएसएस की शाखा में दीक्षित होगा। और यह बात लोगों तक पहुंच गई कि हमारे प्रोफेसर ही नहीं। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने शानदार काम कर दिया। जैसे आप समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो ले लें, राष्ट्रीय जनता दल का ले लें, कांग्रेस पार्टी का ले लें, वो साफ कह रहे हैं कि हम निजी क्षेत्र में भी सबको भागीदारी देंगे, हम महिलाओं में भी कोटा विद इन कोटा देंगे, हम सरकारी पदों पर जितने लोग बचे हैं सबको नौकरी देंगे, हम देश के संविधान को बचाएंगे। ये है वो पॉलिटिकल ग्राउंड जहां पर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। देखिए अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा अब सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देश की जनता यह समझने लगी कि चुनाव, संविधान रहेगा तो फिर चुनाव हो जाएगा, संविधान रहेगा तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के बाद वाली सरकार, जिनको शायद हम कम पसंद करते हैं, जैसे इस देश के दलित समाज को अब यह समझ में आने लगा है कि हमको सपा से लड़ना होगा तो हम लड़ लेंगे। हमको सपा से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने पहले कोई गलत काम किया रहा होगा, लेकिन आज अगर वो सपा के लोग कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, तो पढ़ा लिखा आदमी तो ये समझता है जो बीजेपी को हरा रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। जब संविधान बचा रहेगा ना तो इनसे लड़ना आसान रहेगा। एक गोली मार रहा है और एक लाठी मार रहा है। गोली मारने वाला मौका ही नहीं देगा कि बचे रहे, लाठी मारने वाले से तो उसकी लाठी पकड़ सकते हैं दूसरे हाथ में संविधान को लेकर के। यहां पूरा चुनाव बीजेपी बुरी तरह से फंस गई और इसमें विपक्षी दल के नेताओं को और समझदारी बरतनी होगी कि बिल्कुल आरक्षण और संविधान पर टिके रहें। जनता टिक गई आरक्षण संविधान पर, सारा खेल यहां से बदलने वाला है और बदलता हुआ दिख रहा है। यूं ही नहीं आरएसएस प्रमुख को काम पर लगाया गया, यूं ही नहीं 400 पार का नारा अब सुनाई देना बंद हो गया। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।